Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session, I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper. Uh, Myself, Prabhat Kumar, your faculty of geography and current affair. I am going to discuss these articles one by one. So without wasting our time, coming to the session, सबसे उससे पहले हम लोग का कुछ कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स फोड़ो बैच जो कि 23 नवंबर से उसका ओरिएंटेशन क्लास था और 1 दिसंबर से उसका क्लास रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम लोग पिछले साल 50+ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हिट किए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सो यू दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन आवर कोर्स। तो आते हैं इन दिस न्यूज एनालिसिस देयर इज ए 5 आर्टिकल एंड फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सेंटर्स क्लैरिफिकेशन ऑन चंडीगढ़ बिल। हम लोग देखेंगे क्या है। इट्स बिलोंग टू जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी। सेकंड आर्टिकल इज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिमार्क्स एट द इब्सा लीडर समिट ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। थर्ड आर्टिकल इज कॉल फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। ये भी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। एंड फोर्थ इज व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। it belongs to science and technology GS पेपर 3। एंड लास्ट वन इज COP30 डेलिब्रेशन। हम लोग को मालूम है कि COP30 का समिट चल रहा था इन ब्राजील, तो उससे रिलेटेड है एंड इट्स बिलोंग टू इन्वायरमेंट GS पेपर 3। सो आते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल बोलता है नो प्लान टू ब्रिंग बिल ऑन चंडीगढ़ सेज सेंटर। एक्चुअली इशू क्या था कि ये प्रोटेस्ट चल रहा था चंडीगढ़ में और ये जमसन था कि सेंटर इज गोइंग टू ब्रिंग बिल्स और यूनियन टेरिटरी का जो पोजीशन है अभी चंडीगढ़ का उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रही है अंडर आर्टिकल 240। तो उसको डिक्लेयर किया है, अभी क्लैरिफिकेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अभी इस सेशन में ये बिल नहीं आ रहा है। तो हम लोग और देखते हैं क्या क्या न्यूज में था। सो सेंटर्स क्लैरिफिकेशन ऑन चंडीगढ़ बिल। अभी करंट स्टेटस क्या है चंडीगढ़ का, तो हम लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी और ये दोनों दो स्टेट का कैपिटल है चंडीगढ़, दैट इज हरियाणा एंड पंजाब। सो द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑल्सो फंक्शन है द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। तो जो पंजाब का गवर्नर है उसको पावर दिया गया है एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, क्या बोलते हैं, प्रमोट किया गया है। चंडीगढ़ सर्व एज द शेयर्ड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जैसा कि हमने बताया है कि चंडीगढ़ जो है शेयर कैपिटल है हरियाणा और चंडीगढ़ का। एंड मेनी लॉज एंड एक्ट्स ऑफ बोथ स्टेट करेंटली एक्सटेंड टू यूनियन टेरिटरी। सो governance has followed this arrangement since 1984 when the Punjab governor was given charge to ensure smooth coordination during the period of militancy and president's rule in Punjab। तो 1984 में हम लोग को मालूम है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के समय भी पंजाब में जो मिलिटेंसी इंक्रीज कर रहा था उसको देखते हुए पंजाब गवर्नर को यह पावर दिया गया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल चंडीगढ़ सिचुएशन, है ना। सो देखते हैं कि अगर ये बिल आता है तो वो बिल क्या इम्पैक्ट डालेगा चंडीगढ़ के गवर्नेंस पे और उसके सिचुएशंस पे। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिंगिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240। तो क्या होगा, आर्टिकल 240 से सेंट्रल पावर को इंक्रीज करेगा चंडीगढ़। हमें मालूम है कि अभी जिसे लद्दाख है वो आर्टिकल 240 के अंदर एक यूनियन टेरिटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा एक्सटेंडेड पावर है इन लद्दाख। तो सिमिलरली यदि 240 के अंदर चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव एक्सटेंडेड पावर ऑन चंडीगढ़। सो आर्टिकल 240 empowers the president to frame regulation for the certain unitary UTs. If Chandigarh comes under article 240, what will happen? The union government will get sweeping authority to create a or alter laws through simple regulation। इसका मतलब क्या है कि यदि प्रेसिडेंट जो है empower हो जाएगा because of imposing article 240, president becomes empowered to modify laws or create any laws। So parliamentary approval will no longer be required for changes in laws applicable to चंडीगढ़। हम लोग को मालूम है कि जो भी यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में मीन्स प्रेसिडेंट रूल के कंट्रोल में है, प्रेसिडेंट आदि कंट्रोल करती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां पे
पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ता है और कुछ भी चेंजेस लाने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर काफी है। सो दिस मीन्स एग्जिस्टिंग लॉ मेड बाय पार्लियामेंट फॉर चंडीगढ़ कैन बी अमेंडेड, रिपील्ड और ओवररिडन बाय सिंपली थ्रू ए रेगुलेशन साइंड बाय द प्रेसिडेंट। एक रेगुलेशन प्रेसिडेंट पास करेंगे और उसके हिसाब से ही सारा जो भी रेगुलेशन है वो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। So bypassing parliamentary procedure, major decisions such as changing the mayor's tenure or altering municipal provisions will not require a bill in the parliament। जो भी मेजर डिसीजन है चंडीगढ़ के गवर्नेंस में उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ए नोट साइंड बाय यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विल सफाइस दिस, है ना। तो क्या होगा, सिर्फ यूनियन सेक्रेटरी और का जो एक नोट है उसको सिर्फ प्रेसिडेंट अप्रूव कर देंगे तो सारा चेंजेस हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन फास्टर बट लेस डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग। तो और क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन पंजाब एंड हरियाणा का जो इन्फ्लुएंस है चंडीगढ़ पे उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें मालूम है कि जैसे ही सेंट्रलाइज पावर स्ट्रांग होगी चंडीगढ़ में तो दोनों स्टेट का पावर जो है कंट्रोल करने का वो रिड्यूस होगा। सो ब्रिंगिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240 में डाइल्यूट द एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम ऑफ पंजाब and Haryana over the city. So the long standing debate over control of Chandigarh may shift in favor of the center। तो जो भी अभी तक बहुत दिनों से डिबेट चल रहा था कि चंडीगढ़ को कौन कंट्रोल करेगा बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, वो शिफ्ट कर जाएगा इन द फेवर ऑफ सेंटर। इट मे अफेक्ट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज बोथ स्टेट करेंटली एंजॉय ड्यू टू शेयरिंग कैपिटल स्टेटस। और क्या है डिफरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अभी क्या क्या डिफरेंसेस है, तो एट प्रेजेंट ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर चंडीगढ़। अभी क्यों, उसका कारण है कि वो चंडीगढ़ जो है दोनों को रिप्रेजेंट करता है एज ए कैपिटल, हरियाणा एंड पंजाब। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि चंडीगढ़ से रिलेटेड जो भी गवर्नेंस इशू हैं उस पर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। आर्टिकल 240 वुड अलाउ द एग्जीक्यूटिव थ्रू द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 240 के अंदर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे 240 के अंदर यदि चंडीगढ़ आता है तो एग्जीक्यूटिव को एम्पावर कर दिया जाएगा, लाइक प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया जाएगा टू लेजिस्लेट। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट करंट गवर्नेंस मॉडल हैज बीन इफेक्टिव फॉर 40+ ईयर्स एंड ओनली लिमिटेड रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड। तो देखते हैं, बहुत देर से आर्टिकल 240 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिकल 240 है क्या, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 240 बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। द प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दामन दीव, पुडुचेरी एंड सच अदर यूनियन टेरिटरी एज में बी स्पेसिफाइड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं यदि वो आर्टिकल 240 के अंदर आते हैं तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि ही कैन मेक ए रेगुलेशन फॉर द गवर्नेंस एंड कंट्रोल ऑफ दैट और दोज टेरिटरी। ओके, सो एनी रेगुलेशन सो मेड मे रिपील और अमेंड एनी एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब जो भी रेगुलेशन प्रेसिडेंट लाएगा वो रेगुलेशन जो भी एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसको रिपील कर सकता है या उसको अमेंड कर सकता है ना। रेगुलेशन अंडर दिस आर्टिकल में हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन व्हिच पार्लियामेंट में इम्पोज। सो आर्टिकल 240 और वे डिस्कशन के बीच में दिस आर द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम सीधे आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 क्या है, अंडर द प्रेजेंट सिस्टम बोथ द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट शेयर कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर ओवर द चंडीगढ़। ऐसा नहीं है ना। अभी क्या है, सिर्फ पार्लियामेंट जो है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है in relation with the Chandigarh. So statement 2 becomes incorrect. It means C and D is incorrect. One is common in both. So
स्टेटमेंट 3 पे आते हैं, ब्रिंगिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240 वुड रिड्यूस द रोल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन इन्फ्लुएंसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमारा 2 कोर्स नया कोर्स लॉन्च हुआ है, दैट इज PSIR ऑप्शनल एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सीसेट फोड़ो। जिनको भी प्रॉब्लम है सीसेट में, आप एडमिशन ले सकते हैं बाय कॉन्टेक्टिंग आवर टीम। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शनल, PSIR ऑप्शनल एंड सीसेट कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट ए नेसेसिटी, मोदी एट इब्सा मीटिंग। हमें पता है कि अभी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 का मीटिंग चल रहा था। उसके बैकग्राउंड में इब्सा का भी मीटिंग हुआ। इब्सा मीन्स इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के बीच मीटिंग हुआ। वहां पे मोदी ने बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म जो है इट इज ए नेसेसिटी। ओके, इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज ए नेसेसिटी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इब्सा के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, इब्सा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड दैट रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल is no longer optional but essential. He emphasized that India, Brazil and South Africa, that is IBSA, should together send a strong and clear message demanding changes in global governance institution. तो सबसे पहले इब्सा के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मोदी ने अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंस ऑफ इब्सा। तो इब्सा इज नॉट जस्ट ए ट्राई ऑफ नेशन बट ए क्रूशियल प्लेटफॉर्म यूनाइटिंग 3 कॉन्टिनेंट्स, और ये लिंक करता है 3 मेजर डेमोक्रेसीज को, 3 सिग्निफिकेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज को एंड शेयर्ड वैल्यूज एंड इंस्पिरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट को। और उन्होंने बताया है कि प्रपोजल फॉर एन इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस उन्होंने प्रपोज किया है। ही प्रपोज क्रिएटिंग एन इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस टू शेयर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक UPI, हेल्थ प्लेटफॉर्म सच एज कोविन, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड वीमेन लेड टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। और उन्होंने इनवाइट किया है, नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है ना, इंडिया उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, मींस ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वहाँ पे इब्सा के लीडर्स को इनवाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। सो मोदी इनवाइटेड द इब्सा लीडर्स टू अटेंड द AI इम्पैक्ट समिट व्हिच विल बी होस्टेड बाय इंडिया नेक्स्ट ईयर। ही सेड इब्सा हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू shape safe, reliable and human-centric global AI norms. उन्होंने और बोला है इब्सा के बारे में कि इब्सा हैज अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन इन मल्टीपल सेक्टर लाइक मिलेट्स एंड न्यूट्रल फार्मिंग, डिजास्टर रेजिलियंस, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम एंड हेल्थ सिक्योरिटी। तो थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ है? इन 1945 अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसमें एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। अदर 5 जो ऑर्गन्स है उसमें से जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ये 5 है और छठा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और उसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, तो मेंबरशिप स्ट्रक्चर हम लोग को मालूम है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टोटल काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर के नाम हमें पता है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन मीन्स अभी का जो रशिया है, चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 2 years टर्म्स, है ना। जितने भी कंट्रीज के मेंबर हैं उसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड इलेक्शन आर हेल्ड एनुअली with 5 seats filled each year. So seats are allocated based on geographical representation. तो इंडिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है ना, नॉन परमानेंट मेंबर रहा है
for 8th time in 2021 to 2022. प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी जो है रोटेट होता है मंथली वाइज अमंग द 15 मेंबर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और क्या कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये हम जानेंगे। तो प्लेड एन एक्टिव रोल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1947 एंड 48, स्ट्रांगली अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द एपार्थीड एरा। तो हम लोग जो भी है मतलब इंटरनेशनल रिफॉर्म लाने की कोशिश किए हैं, and contributed to key deliberation on admission of newly independent state into United Nations, addressing humanitarian crisis and conflict in Middle East, and supporting peace effort across Africa. India और क्या किया है? It played a major important role in by contributing one of the largest contributor to United Nations peacekeeping operation with participation in 43 missions. Over 160,000 troops deployed historically and significant contribution in form of police personnel. तो इंडिया क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अब उसमें परमानेंट मेंबर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए और परमानेंट मेंबर का जो सीट है उसको बढ़ानी चाहिए। तो क्यों डिमांड करता है इंडिया, इंडिया का क्लेम क्यों है ऐसा? बिकॉज इट कंसिस्ट ए लार्ज पॉपुलेशन एंड it has substantial territorial size, growing economic power and GDP, significant geopolitical influence and global role, deep civilization heritage and cultural diversity, stable democratic political system, and long-standing continuing contribution to United Nations peacekeeping policy making and humanitarian efforts. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इब्साक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके लिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। I am waiting for your answer, guys. तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं स्टेटमेंट 4 पे डायरेक्ट। तो स्टेटमेंट 4 कहता है कि एनी यूनाइटेड नेशन ए मेंबर स्टेट नॉट करेंटली ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट इन मीटिंग। ये तो यहाँ तक तो सही है ना? कोई भी मेंबर जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है कैन पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, बट उनको फुल वोटिंग राइट नहीं मिलता है ना? सो विदाउट हैविंग फुल वोटिंग राइट, सो स्टेटमेंट 4 बिकम्स रॉन्ग। इसका मतलब बी एंड डी इज इनकरेक्ट। तो ए एंड बोथ इन ए एंड सी 1 and 3 इज कॉमन। इसका मतलब 2 पे हम लोग देखते हैं। तो इंडिया हैज सर्व एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 8 times, ये सही है। मोस्ट रिसेंटली फॉर द टर्म ऑफ 2021 2022, ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो जो लोग गवर्नेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कंप्लीट मॉड्यूल लेना चाहते हैं अलग से, कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। वी आर प्रोवाइडिंग this module separately, so without wasting your time you can contact our team. Next article is related to PM calls for global compact on AI to prevent misuse। जहाँ सारा न्यूज G20 प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। वहाँ पे जोहान्सबर्ग में बिसाइड्स मीटिंग ऑफ G20 प्राइम मिनिस्टर जो है इब्सा के गवर्नमेंट हेड से मिल रहे थे। वहाँ पे ही उन्होंने बोला है कि देयर मस्ट बी ए ग्लोबल AI गवर्नेंस। तो इसके लिए ये न्यूज में है, थोड़ा देखते हैं इसको। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल कॉम्पैक्ट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना? स्पेसिफिकली इन द डीप फेक्स एंड वॉरफेयर, ठीक है। सो
He emphasized that critical technology must prioritize human welfare and human centric rather than finance centric. उनका कहना है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए, मीन्स वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, नॉट कि फाइनेंस सेंट्रिक, मीन्स पैसे कमाने के लिए सिर्फ नहीं होनी चाहिए। तो विजन फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हाइल एड्रेसिंग द थर्ड सेशन ऑफ G20 समिट ऑन द थीम, G20 समिट का थीम क्या था? ए फेयर एंड जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, क्रिटिकल मिनरल्स, डिसेंट वर्क, क्रिटिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही हाईलाइटेड दैट टेक्नोलॉजी शुड बी ग्लोबल इन एप्लीकेशन, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनल बाउंड्री। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, खासकर नया टेक्नोलॉजी, वो इट मस्ट बी ए ग्लोबल इन नेचर, मीन्स ग्लोबल इन एप्लीकेशन, सिर्फ किसी के नेशनल बाउंड्री के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। बी बिल्ट ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स रेदर देन एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी मॉडल। जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बनना चाहिए, किसी के एक्सक्लूसिव या प्रोप्राइटरी मॉडल पे नहीं। So Modi stated this approach is already embedded in India's tech ecosystem and has yielded major advancement in space technology, artificial intelligence and digital payment, where India has become a global leader. तो और उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ कोर प्रिंसिपल है फॉर सेफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ यूज करने के लिए कुछ कुछ कोर प्रिंसिपल है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। सो ही स्ट्रेस्ड द नीड फॉर शेयर्ड इंटरनेशनल रूल टू इंश्योर एआई इज यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, जैसे इफेक्टिव ह्यूमन ओवरसाइट, सेफ्टी बाय डिजाइन मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी इन एआई फंक्शनिंग, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एआई फॉर डिफेक्ट्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टेररिज्म। तो इन सब के लिए स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और बोला है कि रिस्पॉन्सिबल एंड ऑडिटेबल एआई, तो एआई जो है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीन्स अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो भी यूज हो रहा है एआई का वो इट मस्ट बी ऑडिटेबल। तो एनी एआई सिस्टम दैट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट मस्ट बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑडिटेबल। मोदी reiterated that AI should enhance human abilities, but the final decision making power must always stay with the human। कहने मतलब है कि AI का जो इम्प्रूवमेंट है ना, इट हैज पोटेंशियल टू एनहांस ह्यूमन एबिलिटीज, लेकिन जो लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, इट मस्ट बी विद द ह्यूमंस, नॉट विद द टेक्नोलॉजी। सो इंडिया एआई इनिशिएटिव, तो अंडर इंडिया एआई मिशन हम लोग को मालूम है कि इंडिया में एआई का इनिशिएटिव के लिए एआई मिशन चल रहा है। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग एक्सेसिबल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। द एम इज टू इंश्योर दैट द एडवांटेज ऑफ एआई रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इंडिया एआई के लिए और क्या कर रही है, तो इंडिया विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट इन फरवरी 2026। द थीम विल बी सर्वजनम हिताय एंड सर्वजने सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो सब मिला के इंडिया का जो ब्रॉडर मैसेज था एट G20 समिट, दैट मोदी affirmed that India's commitment to global well-being, highlighting that the country advocates for sustainable development, trusted trade, fair and equitable finance, and exclusive progress where everyone benefits। तो based on this discussion, ये क्वेश्चन है आपके सामने, try to solve this question guys। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो आते हैं सीधे स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 3 क्या है? इंडिया एडवोकेट्स दैट फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड प्राइमरली थ्रू प्रोप्राइटरी मॉडल। ऐसा नहीं है, इंडिया ने बोला है कि प्रोप्राइटरी मॉडल पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, है ना। उन्होंने एम्फेसिस दिया इंडिया ने कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 4 पे आता है, इंडिया सपोर्ट्स प्लेसिंग इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एआई फॉर क्रिएटिंग डिफेक्ट्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टेररिज्म। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2,
The India AI mission seeks to democratize access to high performance computing infrastructure. Statement 2 is also correct. Statement 1, India's proposed global AI compact emphasize that the final decision making authority in all AI system must remain with human. अभी इंडिया ने ही बोला है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एआई में, है ना, उसका पोटेंशियल है कि ह्यूमैनिटी को रिफॉर्म कर सकता है, लेकिन लास्ट डिसीजन मीन्स फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है ह्यूमन के पास होना चाहिए. सो इट मीन्स 1, 2 and 4 इज करेक्ट. इट मीन्स ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आर्टिकल इज पीएम डिस्कसेस ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स विद रामाफोसा, है ना. तो ये क्यों बात कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है रामाफोसा, उनसे उन्होंने डिस्कस किया है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में. तो हम लोग थोड़ा देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स है क्या, उसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों बार बार न्यूज में रहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे. और ये सब हो रहा है कहाँ? G20 मीटिंग के, जहाँ पे G20 मीटिंग हो रहा था उसके बैकग्राउंड में, मीन्स जोहान्सबर्ग में. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा on Sunday on the sidelines of G20 summit in Johannesburg. During the meeting, both leaders discussed expanding cooperation in several key sectors, including trade and investment, mining and critical minerals, artificial intelligence, food security and technology and skilling. इन सब सारे मैटर पे बात हुआ है. उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट इज क्रिटिकल मिनरल्स. तो हम लोग जानेंगे क्रिटिकल मिनरल्स है क्या. तो क्रिटिकल मिनरल्स आर essential for strategic needs. So those minerals resources that are indispensable for a country's economic growth and national security and supply chain vulnerability. These minerals often occur or are possessed in only a few regions globally. हर जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण इसका जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन जो है वो लिमिटेड है, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन आदि वल्नरेबल होता है. तो ये इशू क्रिएट होता है because of accessibility. So this geographical concentration makes global supply chain vulnerable to disruption, shortage and geopolitical risk. तो क्यों जरूरी है? Why critical minerals are important? So critical minerals are serve as the fundamental component of today's advanced technology, खास करके स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स, सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बैटरी में, सेमीकंडक्टर एंड मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक टूल्स में. तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सब में क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होता है. और एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्पफुल है. सो दे आर क्रूशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम नीडेड टू अचीव ग्लोबल नेट जीरो एमिशन. क्यों? क्योंकि यूज हो रहा है इसका सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइंस में, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में एंड क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन में. सो ऑल rely heavily on these minerals. और क्या बोल रहा है कि इट एक्ट एज ए ड्राइवर फॉर फ्यूचर इकोनॉमी. जैसे कुछ कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, टाइटेनियम एंड अदर रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट जो भी है वो सब क्या है, वो क्रिटिकल है, वो ड्राइवर है फॉर फ्यूचर इकोनॉमी. दीज मिनरल्स आर वाइटल फॉर डेवलपिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन एरिया सच एज AI हार्डवेयर, रोबोटिक्स, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी. तो इंडिया का सेल्फ रिलायंस, इंडिया जो है कोशिश कर रहा है कि सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया जाए. मींस क्योंकि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल का अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है. सो सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया क्या क्या काम कर रही है हम देखते हैं. तो आइडेंटिफाइंग एंड सिक्योरिटी क्रिटिकल मिनरल इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स. For that, strengthening the domestic resource planning will help reduce dependency on imports. So India fully depends on imports for several key minerals. बहुत सारा minerals है, key minerals जो जहाँ जिसका कंसंट्रेशन इंडिया में नहीं है, उसके लिए क्या है, इंडिया फुल्ली डिपेंडेंट है अदर कंट्री पे. बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स एंड इंश्योर अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर सच एज डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. तो इन सब के लिए रोबस्ट सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रही है इंडिया बाय हैविंग कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज. सो विद दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस.
तो आते हैं सॉल्यूशन पे, सीधे स्टेटमेंट 3 पे फोकस करते हैं। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसा नहीं है, अभी हम लोग देखे कि इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स। इसके लिए इंडिया जो है कोऑपरेशन डेवलप कर रही है विद अदर कंट्री इन इन ऑर्डर टू इंश्योर रोबस्ट सप्लाई चेन। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 4 पे आता है ग्रेटर कोऑपरेशन विद कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स डायरेक्टली सपोर्ट्स इंडिया गोल ऑफ बिल्डिंग रेजिलियंट सप्लाई। सही है, इसीलिए हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 इज क्रिटिकल मिनरल्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। अभी हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी में क्रिटिकल मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इन सोलर पावर, विंड पावर एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स 2 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं ऑल मिनरल्स कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स आर रेयर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल अकरेंस एंड आर फाउंड ओनली इन ए फ्यू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। So statement is 1 is correct. It means option C is correct answer. हम देख सकते हैं सोशल जस्टिस के लिए अलग से मॉड्यूल लेकर आए। जो लोग सोशल जस्टिस के लिए अलग से क्लास लेना चाहते हैं या अलग से मॉड्यूल लेना चाहते हैं, कैन ज्वाइन आवर बैच बाय कॉन्टेक्टिंग आवर टीम। एंड प्रीलिम्स के लिए 2026 प्रीलिम्स के लिए हम लोग का नया टेस्ट सीरीज आया है। दोज हु वांट टू अवेल can contact our team. You can avail prelims test series. So next article is related to COP30 stresses adaptation as path to fossil fuel free world. तो हम लोग को मालूम है कि COP30 का डेलिब्रेशन कहाँ चल रहा था, इन ब्राजील बेलम, है ना। वहाँ पे ये डेलिब्रेशन कल खत्म हुआ है। उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस हुआ है, और ये अभी कुछ दिन और न्यूज में रहेगा, फिर हम लोग हाईलाइट करेंगे क्या क्या नया न्यूज में है। सो ओवरऑल डेलिब्रेशन में क्या गया, तो COP30 कंक्लूडेड इन ब्राजील ऑन सैटरडे। कंट्रीज एग्रीड ऑन द ब्रॉड आइडिया ऑफ ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। However, the discussion highlighted that greater focus need to be placed on climate adaptation rather than only प्रिपेयरिंग रोड मैप टू एलिमिनेट फॉसिल फ्यूल यूज। तो ये सब बात हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं म्यूटिरो एग्रीमेंट, है ना। म्यूटिरो एग्रीमेंट को याद रखना है। सो द फाइनल कंसेंसस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द म्यूटिरो एग्रीमेंट, दैट इज कमिंग टुगेदर एग्रीमेंट। म्यूटिरो एग्रीमेंट मीन्स कमिंग टुगेदर एग्रीमेंट। की प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है कुछ, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 years वर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 2 साल के लिए वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। एंड ए कॉल फॉर एफर्ट टू एटलीस्ट ट्रिपल ग्लोबल एडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2035। तो जो भी ग्लोबल एडेप्टेशन फाइनेंस है उसको 3 गुना करने का बात किया गया है। एग्रीमेंट टू बिगेन ए सिस्टमेटिक डायलॉग इन्वॉल्विंग यूनाइटेड नेशन ट्रेड बॉडीज। इन सारे ट्रेड बॉडीज के साथ सिस्टमेटिक डायलॉग होगा। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स, United Nations Conference on Trade and Development and World Trade Organization in order to ensure that climate action do not restrict trade or obstruct the economic growth of developing country. Means ये जो भी ट्रेड बॉडी है, इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी है, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लाइमेट एक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना करे डेवलपिंग कंट्रीज के किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड उसके ट्रेड को। तो क्लाइमेट फाइनेंस का बात हो रहा था, तो क्लाइमेट फाइनेंस है क्या, तो रिफर्स टू फंड दैट डेवलप्ड नेशन मस्ट एलोकेट टू डेवलपिंग नेशन। तो डेवलप नेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ आप फंड एलोकेट कीजिए टू डेवलपिंग नेशन, और उसको बोलेंगे क्लाइमेट फाइनेंस। उसमें 2 तरह का फाइनेंस आता है, मिटिगेशन, फॉर मिटिगेशन एंड फॉर एडेप्टेशन। मिटिगेशन के लिए क्या होगा, तो फंड रिन्यूएबल एनर्जी अवॉइडिंग फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट। तो वो फंडिंग होगा मिटिगेशन में, जहां पे जिससे डेवलपिंग कंट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी का टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए, और ताकि फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसको धीरे धीरे करके अवॉइड किया जाए। एडेप्टेशन में क्या है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप विद द क्लाइमेट इम्पैक्ट, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कोस्टल प्रोटेक्शन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सो एक और क्या था, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ये एडॉप्ट किया गया था COP29 बाकू में। बाकू कहाँ है, तो अजरबैजान में, अजरबैजान। तो
उस वहां पे टारगेट था कि मोबिलाइज $300 मिलियन एनुअली बाय 235 with an aim to scale up about $1.3 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेस इन द लॉन्गर रन। लेकिन इंडिया का पोजीशन क्या है इन कॉप 30? तो इंडिया बोला है कि इंडिया एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद मेजर आउटकम सच एज अप्रूवल ऑफ जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। अभी हम लोग तुरंत देखेंगे जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या है, उस पर इंडिया ने सेटिस्फेक्शन जाहिर किया है। स्पेस फॉर डिस्कशन ऑन यूनिलेटरल ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर्स, इसके लिए भी उसने सेटिस्फेक्शन जाहिर किया है। इंडिया एंड अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री एम्फेसाइज किया और कि सच इश्यूज हैव लॉन्ग बीन इग्नोर्ड एंड कॉप 30 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग देम। तो जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या है? इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग ए फेयर एंड इक्विटेबल शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फोकस किस पे है? तो प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटीज ड्यूरिंग द शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी। तो इस क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि यदि क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा वर्कर्स पे, इंडस्ट्रीज पे और कम्युनिटीज पे, है ना। नेक्स्ट इज अब्सेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द फाइनल एग्रीमेंट। फाइनल एग्रीमेंट में फॉसिल फ्यूल का कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो म्यूटिरॉ एग्रीमेंट डज नॉट मेंशन फ्यूचल फ्यूल और प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर एंडिंग देयर यूज। फॉसिल फ्यूल के बारे में इस एग्रीमेंट में कोई बात नहीं हुआ है और यह भी नहीं बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल का यूज कब तक खत्म करेंगे, बंद करेंगे। दिस ओमिशन मीन्स नो ग्लोबल कंसेंसस वाज रीच्ड ऑन द फॉसिल फ्यूल फेज आउट। इसका मतलब क्या है? यदि उसमें नहीं है, इसका मतलब ग्लोबल कंसेंसस नहीं बन पाया है ऑन द फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो प्रेशर फ्रॉम सम कंट्रीज वाज नॉट सक्सेसफुल इन शेपिंग द फाइनल टेक्स्ट। नेक्स्ट, हमें पता है कि कॉप 30 जो हुआ है वो जोहान्सबर्ग में हुआ है, बेलम इन ब्राजील हुआ है। कॉप 31 अमेरिका में होने वाला था, लेकिन प्रेसिडेंसी को सौंपना था, लेकिन कंप्रोमाइज किया गया है। क्यों? So COP30 President Andrew Lago offered two upcoming roadmap to halt and reverse deforestation, roadmap for transitioning away from fossil fuel in the just, orderly and equitable way, है ना। और क्योंकि यूएसए का कोई लीडर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए COP31 का प्रेसिडेंसी को ट्रांसफर नहीं किया गया है यूएसए को। सो दीज आर व्यूड एज ए कंपनसेटरी और placatory steps towards countries demanding stronger fossil fuel commitments, particularly the EU. So based on this, there is a question for you. Try to solve this question. तो आते हैं सीधा स्टेटमेंट 1 पे। स्टेटमेंट 1 को क्या बोल रहा है? तो म्यूटिरॉ एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स रेफरेंस टू फॉसिल फ्यूल फेज आउट। ऐसा नहीं, हम लोग देखे हैं इस एग्रीमेंट में फॉसिल फ्यूल के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है और कब फेज आउट होगा उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो 2, 3 एंड 4 एंड 2, 3 मीन्स 2, 3 इज कॉमन इन बोथ ए एंड सी। तो स्टेटमेंट 4 पे आते हैं। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है? द जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय इंडिया फोकसेस प्राइमरीली ऑन स्केलिंग रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस रेदर देन एड्रेसिंग वर्कर्स। ऐसा नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये मेजर फोकस कर रहा है एड्रेसिंग वर्कर्स कम्युनिटी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांजिशन। सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट मीन्स सी इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमें पता है, जैसा कि आपको बताया कि प्रीलिम्स फोड़ो टेस्ट सीरीज आया हुआ है हमारा, और प्रीलिम्स फोड़ो का बैच भी स्टार्ट हुआ है 23 नवंबर को। उसका ओरिएंटेशन था। बाय 1 दिसंबर रेगुलर क्लास विल बी स्टार्टेड। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन आवर प्रीलिम्स फोड़ो बैच एज वेल एज कैन टेक और कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर टेस्ट सीरीज that is just in 1999, so 999. So those who are interested can contact our team. That's all for today's guys. We will meet tomorrow at the same time with some interesting article of the Hindu newspaper. So by that time, all the best to all of you and good night.